नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी। अपने पर्यावरण में जैविक अजैविक घटक पाए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का डीप डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। उत्पादकों का कार्य क्या होता है? उत्पादक होते कौन है? उत्पादक वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो आपका खाद्य श्रृंखला होती है उसमें पहले नंबर पर आपके उत्पादक आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके उपभोक्ता। उपभोक्ता में आपकी 3 कैटेगरी होती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी कहलाते हैं, जो कि अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी केवल पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता आपके मांसाहारी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता आपके सर्वाहारी होते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता होता है एक, जो आपकी होती है चील। और फिर आते हैं आपके अपघटक। तो इस टाइप से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अपन ने इससे पहले पार्ट 1 में इन सब चीज़ों का डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे उत्पादकों का कार्य क्या होगा? उत्पादकों का कार्य क्या है? कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, ऊर्जा को मुक्त करना नहीं। उत्पादक क्या करेंगे? सौर ऊर्जा को पकड़ेंगे और उसको केमिकल बॉन्ड के रूप में अपने पास स्टोर करके रख लेंगे भोजन के रूप में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। भोजन नहीं बना पाएंगे पेड़ पौधे, तो अपन को भी भोजन नहीं मिलेगा। पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मुख्य स्रोत क्या है आपका? सूर्य है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? पारितंत्र का मतलब पूरा आपका खाद्य जाल, नीचे आपके उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या होती है आपकी किसकी? उत्पादकों की। उत्पादक आपके सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर आपके होते हैं अपघटनकर्ता, जैसे आपके जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, मिट्टी में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, तो उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए ठीक है, वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? ये तो सब जानते हैं, अपर्दन। भूमि का कटाव क्या कहलाता है? अपर्दन। और मृदा अपर्दन को कैसे रोका जा सकता है? वनों को लगाकर। वनों को उगाओ, यानी आपको एफॉरेस्टेशन करना है। और डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वनों मृदा अपर्दन बढ़ेगा। उसको रोकना है तो एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, वनों को लगाना पड़ेगा। बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को भी रोक सकते हैं अपन कहाँ पर? नदियों पर बांध बनाओ और वृक्षारोपण करो। बाढ़ का मतलब क्या? उस पानी को स्टोर कर लो बांध बना के, और आप पेड़ पौधे लगाओगे तो पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को अपने जकड़ लेते हैं। जो उसके आसपास की मिट्टी होती है 100-200 मीटर की रेंज को, उसको वो अपर्दन है, उसको बहने नहीं देते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपने पर्यावरण, अपने परिवेश से संबंधित क्वेश्चन है। और पर्यावरण से आजकल सभी बीए बीएससी सभी में आपका पर्यावरण का एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ सीटेट में भी आपके पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन, पहली बात मैंग्रोव, मैंग्रोव आपके पाए जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा में। क्वेश्चन डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है आपका राइजोफोरा। वहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उनमें राइजोफोरा होता है। उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? समुद्र के किनारे की वनस्पति आपकी क्या कहलाएगी? लवणोद्भिद, क्योंकि वहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। जल में जलोद्भिद, मरुस्थल में मरोद्भिद। न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए रंध्र के मुख्य लक्षण किसके हैं? तो ये हैं आपके शुष्कोद्भिद पादपों के। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो मैंने बताया था पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक, एक अजैविक घटक। और उनकी परस्परिक क्रियाओं, उनके परस्पर जो उनमें संबंध, उसी को अपन पर्यावरण या पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। तो जैविक घटक में आपके आते हैं जीवित, जो भोजन खाते हैं, जो सांस ले रहे हैं, जीवित पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, तो वो आपके जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में आते हैं आपकी पर्यावरणीय दशाएं, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, जल, तापमान।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वायु। अजैव घटक आपसे पूछा था, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। हाइड्रोपोनिक्स, क्या हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स में कुछ नहीं होता, बिना मिट्टी के पेड़ पौधों को उगाया लिया जाता है। क्या होता है, वो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व लिक्विड के रूप में रहते हैं, उसी में पेड़ पौधों को उगाया जाता है। आजकल ये काफ़ी प्रचलन में है, जहाँ पर मिट्टी नहीं है वहाँ ये उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसमें पानी में पोषक तत्वों को मिला दिया जाता है और उन्हीं में फिर पेड़ पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? तो रेड डाटा बुक होती ही इसलिए है ताकि उसमें विलुप्त जीवों को संरक्षण दिया जा सके। तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा बनाई जाती है? यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती है और इसमें आपके विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, केवल वाला आंसर नहीं होगा। संकटापन्न पादप और जीव जंतु, केवल से मतलब नहीं है यहाँ पर। आपके जो विलुप्त हो चुके हैं या जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए रेड डाटा बुक में रख दिया जाता है, क्योंकि अभी कुछ पिछले समय में बहुत सारे जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी बायोडाइवर्सिटी, यानी सबसे ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु कहाँ पे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो ध्रुवीय में तो बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है, सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाता है, तो ज़्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो आपके उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जो आपकी भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री बीच में पाया जाता है, वो क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र होता है। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में रहता है, पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, जीव जंतु भी ज़्यादा पाए जाते हैं, वर्षा भी खूब मात्रा में होती है, इसलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा आपका कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके गैंडों के लिए जाना जाता है, जबकि आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो है आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सब जानते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन हुआ था आपका 1700 कुछ में, उसमें आपके बहुगुणा उसमें मुख्य किरदार निभाया था, और ये आपका था वनों की कटाई को रोकने के लिए व्यक्ति और औरतें उससे पेड़ पौधों से चिपक गए थे। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? वन कटाई से। चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित था और उसके विरुद्ध था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, अब इको मार्क किसे दिया जाता है? जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, आर्थिक दृष्टि से स्वीकार्य हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन समृद्ध हो। तो इको मार्क का मतलब होता है इकोलॉजिकली वो क्या है, अच्छा है, वो प्रदूषण नहीं फैला रहा है वो प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण में किसी दूसरे जंतु को नुकसान ना पहुंचा रहे हों, प्रदूषण ना फैला रहे हों, उनको इको मार्क दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? तो वो है आपका वाटर हाइसिंथ, जल हाइसिंथ। ये क्या है, एक खरपतवार है जो बहुत तेजी से बढ़ता है और जो अपनी वनस्पति है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? जल हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जलीय पादप है और जलीय निकायों में आपका बहुत ही तेजी से फैलने वाला पादप है। क्या है? खरपतवार है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। अब आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन रोपण से। तो पारिस्थितिक संतुलन किससे बिगड़ेगा? वन रोपण से तो नहीं बिगड़ेगा, ना वन महोत्सव से, ना ही सामाजिक वानिकी से। ये बिगड़ेगा आपका लकड़ी काटने से। किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कारण मर जाएंगे? अगर सभी पादप मर गए तो व्यक्ति तो सोचता है कि अगर पौधे नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? अरे चलो हम जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन खा लेंगे, हम मछली कीड़े मकोड़े खा लेंगे, लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर पादप मर जाएंगे तो सांस कहाँ से लोगे भाई? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी विश्व के सभी पादप मर जाएंगे तो सभी पशु इसकी कमी कारण मर जाएंगे। आश्रय स्थान से नहीं, शीतल वायु से नहीं, नहीं भोजन से, वो मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं। तो भोजन से तो बाद में मरेंगे, पहले ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाएंगे। सो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। मतलब जब पादप विविधता हो या जंतु किसी को भी उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है तो इसको बोलते हैं स्वास्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय संरक्षण। और जब उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटके कहीं और रखा जाता है तो उसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी इन सिचु कंजर्वेशन और एक्स सिचु कंजर्वेशन। यहाँ पे आपके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन स्वास्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो स्वास्थानीय में आपके आते हैं जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो आपके बॉटनिकल पार्क हैं, वो आते हैं आपके स्वास्थानीय में। बाह्य स्थानीय में आता है आपका जब पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से हटके, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, या आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लैब होते हैं विद्यालयों में, वहाँ भी पादपों को और जंतुओं के नमूनों को संरक्षित किया जाता है, तो वो बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। तो इस टाइप से ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है मतलब स्वास्थानीय संरक्षण। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन, वनों को काटने से सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव क्या दिखता है आपको इनमें से? जंगली जानवरों के लिए निवास स्थानों का स्थल हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। तो मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा आपका मृदा अपरदन। मृदा का झरण होगा, मिट्टी रह ही नहीं पाएगी तो सब कुछ झरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर था ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।